दोस्तों शार्क टैंक इज नाउ अ वेरी वेरी पॉपुलर शो इन द मीडिया राइट नाउ। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है क्योंकि शार्क टैंक ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एंटरप्रेन्योरशिप को कूल बनाने में, स्पेशली स्टार्टअप कल्चर को। एंड जब से शार्क टैंक स्टार्ट हुआ है उसने मीडिया पे बहुत काफी कवरेज ली है। वैसे तो शार्क टैंक एक यूएस का कल्चर था, बट राइट नाउ जब इंडिया में आया और पिछले 2 सालों में शार्क टैंक बहुत पॉपुलर हो चुका है, उसने स्पेशली बहुत अवेयरनेस क्रिएट करी है अबाउट स्टार्टअप्स, अबाउट बिजनेसेस एंड स्पेशली अबाउट इन्वेस्टिंग। बट आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा कि शार्क टैंक कितना पॉपुलर कैसे हुआ, बट बताऊंगा ये कि एक्चुअल में जो शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, इवन जो जजेस होते हैं, वो एक्चुअली में पैसा कमाते कैसे, आई मीन व्हाट इज देयर मनी मेकिंग मॉडल एंड स्पेशली व्हाट दे सी इन अ पर्टिकुलर कंपनी एंड हाउ दे फाइंड क्वालिटी कंपनी एंड स्पेशली हाउ दे मल्टीप्लाई मनी। एंड इवन अगर वो कंपनी लॉस में चल रही होती है, उन्हें पता होता है कि कंपनी लॉस में भी जाएगी, बट स्टिल दे इन्वेस्ट एंड उसके बावजूद वो लॉस मेकिंग कंपनी से भी पैसा कमाते हैं अच्छा खासा। सो देयर आर एक्चुअली 3 ways of money making from startups. Number 1 is asset creation from 0 to 1. And second, buying a large part of stake in the company and earning through value appreciation and dividend income. And third है trading of an asset. तो चलिए ये जो तीनों ways of money making है इसको एक एग्जांपल समझते हैं उनकी रियल एस्टेट कंपनी के। मान के चलते हैं there is a company called ABC Private Limited जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में है और उनका काम प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट एंड सेल्स में होता है। सो लेट्स सपोज जो एबीसी कंपनी है वो एक नई प्रॉपर्टी को फाइंड करती है और वहां पे प्लानिंग कर रही है कि यहाँ पे हम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को बना करके अच्छे दाम पर बेचेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में जो उनका खर्चा आया है लगभग 5 करोड़ का आया है। प्रॉपर्टी बाइंग से लेकर के जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है इस अपार्टमेंट बिल्डिंग का, उसमें 5 करोड़ की कॉस्ट आई है और उसमें लगभग अच्छे खासे अपार्टमेंट्स निकले, लेट्स सपोज 10 to 20। एंड देन आफ्टर सारे जो अपार्टमेंट्स है उनकी सेल के बाद उनको लगभग 8 करोड़ रुपए की सेल हुई है। एंड जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो लगभग 5 करोड़ की आया और बेचने के बाद उनको जो प्रॉफिट है लगभग 3 करोड़ का हुआ है। तो ये था पहला तरीका पैसे कमाने का, जहाँ पे आप किसी भी एसेट को 0 से 1 क्रिएट करते हैं और उसको बेच के पैसा कमाते हैं। एंड सेकंड तरीका है यहाँ पे पर्टिकुलरली स्टेक बाइंग करने का। मान के चलते हैं उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग ने किसी बड़े इन्वेस्टर ने लेट्स सपोज 2 से 3 फ्लैट खरीद रखे हैं और उसको उसने रेंट पे उठा रखा है। तो यहाँ पे उसने बहुत बड़ा अमाउंट दे करके उसमें पर्टिकुलरली स्टेक बाय करा है ऑब्वियसली अपार्टमेंट्स के थ्रू। एंड यहाँ पर वो व्यक्ति 2 तरीके से पैसे कमा रहे हैं। पहला जो उससे रेंटल इनकम आ रही है उससे, एंड थर्ड है वैल्यू अप्रिसिएशन से। अब जिसने जितने भी फ्लैट्स लिए हैं वो भी कुछ समय बाद वैल्यू में अप्रिशिएट करेंगे और कुछ परसेंटेज उसकी वेल्थ में भी गेन होगा। एंड दैट इज हाउ वैल्यू अप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम के थ्रू व्यक्ति पैसा कमा रहा है। एंड थर्ड है ट्रेडिंग ऑफ एन एसेट। लेट्स सपोज किसी इन्वेस्टर ने उसमें पर्टिकुलरली अपार्टमेंट बाय करे जब नई न्यू बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी, एंड जैसे जैसे समय के साथ उस जगह की वैल्यू अप्रिसिएशन हुई, वहां की जो प्रॉपर्टीज की डिमांड बहुत बढ़ने लगी, तो उस व्यक्ति ने जिस एक्चुअल कॉस्ट में उसको खरीदा था उससे लगभग 50% दाम में फिर इवन दुगने दाम पर उसको बेच दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपने उस एसेट को ट्रेड किया है सम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए। एंड ये थे 3 मेजर तरीके इसके थ्रू कोई भी कंपनी पैसा कमाती है एंड स्पेशली कोई भी इन्वेस्टर पैसा कमाता है। नाउ लेट्स कम टू आवर मेन टॉपिक शार्क टैंक इन्वेस्टिंग। कि एक्चुअल में एंजल इन्वेस्टिंग एंड स्टार्टअप इन्वेस्टिंग कैसे काम करती है, स्पेशली ये जो शार्क टैंक इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसी क्या पर्टिकुलर चीज देखते हैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले। शार्क टैंक में मोस्टली इन्वेस्टर्स उन कंपनीज को टारगेट करते हैं जो कि एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट बेस्ड होती है या फिर कोई टेक बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसके स्केलेबिलिटी के बहुत बड़े लेवल पे चांसेस होते हैं। स्पेशली उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2, 3, 4, 5 गुना इवन 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो सके। एंड स्पेशली ऐसे धंधों को अवॉइड करते हैं जो केपेक्स कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है एंड जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत लो होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। मान के चलते हैं कंपनी है जो बेसिकली टेक बेस्ड सर्विस देती है, लाइक कोई फिनटेक सर्विस देती है। तो अगर वो उसमें पैसा डालते हैं क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो एक एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है, तो जो उसके बिजनेसेस है वो बहुत तेजी से ग्रो होगा, उसका जो रेवेन्यू है बहुत फास्ट ग्रो होगा और कम समय में वो ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करेगा। बट वहीं पे लेट्स सपोज कोई रियल एस्टेट कंपनी का काम सिंपली प्रोजेक्ट को डेवलप करके उसको आगे बेचना है, तो जो उनकी ग्रोथ है वो बहुत स्लो होगी एज कम्पेयर टू दैट फिनटेक कंपनी। एंड स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनी को टारगेट करते हैं जिनकी स्केलेबिलिटी बहुत फास्ट होती है, स्पेशली उनके पैसे जो है मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होते हैं। एंड ऐसे ही जो अनुपम मित्तल ने उन्होंने 2010 में ओला में अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया था और उन्होंने 2010 में ओला में लगभग 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे जो कि उस समय लगभग 1% था पूरा कंपनी का। और इवन कंपनी ना तो उस समय प्रॉफिटेबल थी और ना ही कुछ खासा रेवेन्यू था और सर्टेनिटी भी नहीं थी कि जो कंपनी है सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, प्रॉफिट जनरेट करेगी या भी नहीं करेगी। बट फिर भी उन्होंने उस कंपनी में स्टेक बाय किया। और स्पेशली स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो स्टार्टअप है प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या फिर इवन 5-10 सालों में प्रॉफिटेबल होगा या भी नहीं होगा। उनका जो कोर फोकस होता है अपनी वैल्यूएशन को बढ़ाने में होता है, स्पेशली एक्सटर्नल फंडिंग को लेकर के अपनी वैल्यूएशन को 2, 3, 5 इवन 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ज्यादा होगा। एंड जो प्रॉफिट है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के लिए। जो थिंग मैटर करती है वो है वैल्यू अप्रिसिएशन। यहाँ पर सिंपली जो इन्वेस्टर्स है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं अर्ली एज कंपनीज में जब वो नई नई बनी होती है शुरू की 1 से 2-3 सालों में। एंड क्योंकि जो स्टार्टअप है वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट
करता रहेगा पैसा बाकी इन्वेस्टर्स के थ्रू भी। तो जो अर्ली एज इन्वेस्टर्स होते हैं उस स्टार्टअप में, उनकी जो वैल्यूएशन है वो अब मल्टीप्लाई हुआ करती है। एंड रिसेंटली जो मामाअर्थ का आईपीओ आया था, उस कंपनी ने रिसेंटली कुछ भी प्रॉफिट के नाम पे जनरेट नहीं किया है, बट स्टिल उसकी जो अर्ली एज इन्वेस्टर्स थे एंड स्पेशली शिल्पा शेट्टी, उन्होंने खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया था स्टार्टअप में। उन्होंने अपने पैसे को काफी गुना मल्टीप्लाई किया था कम समय में। और इस बात से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि प्रॉफिट उतना खासा नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे जो अर्ली एज इन्वेस्टर्स थे उनकी जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो गई थी। बट स्टिल इस टाइप की इन्वेस्टिंग में काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंड द नंबर वन प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इज स्पेशली द लिक्विडिटी। स्टार्टअप में आप पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं और वैल्यूएशन को बढ़ा भी देते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है लिक्विडिटी में, क्योंकि आपने पैसे को इन्वेस्ट करके वैल्यूएशन को इतना बड़ा पहुंचा दिया है, एंड अगर वो वैल्यू सस्टेन नहीं करती है, फंडामेंटली वो कंपनी अच्छी नहीं होती, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही होती, सेल्स अच्छी नहीं होती, रेवेन्यू अच्छा नहीं होता है, तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टर उस स्टेक को बाद में खरीदता नहीं है। तो आपका पैसा उसमें लगा होता है, वैल्यू अप्रिशिएट हो गई होती है, लेकिन उसको बेचने के लिए आपको कोई इन्वेस्टर ही नहीं मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा हो जाती है, बट लिक्विडिटी ना होने की वजह से वो जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाता है। एंड बायजूस इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसका वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा था एक समय पर, बट क्योंकि प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी नहीं था, लॉसेस बहुत हैवी थे, और जब स्टार्टअप इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं डालना चाह रहा था। एंड इवन ना तो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, ना इवन प्रॉफिटेबल हो पा रहे हैं। सो लिक्विडिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिंग। इसको फिर से एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल समझते हैं। मान के चलते किसी रियल एस्टेट ब्रोकर ने, किसी प्रॉपर्टी डीलर ने आपको प्रॉपर्टी ऑफर करी बेचने के लिए, और आपने किसी टियर 3 टियर 4 सिटी में जाकर के प्रॉपर्टी बाय करके अच्छा खासा अमाउंट डाल दिया है, और आपको ये प्रॉमिस किया कि जो सिटी की ग्रोथ है, उस पर्टिकुलर एरिया की ग्रोथ है, वो तेजी से होगी और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 2-3-4 गुना तक बढ़ जाएगी। बट एक्चुअल में होता क्या है कि आपने प्रॉपर्टी तो काफी महंगे दाम खरीद रही होती है, लेकिन बाद में ना तो वो सिटी ग्रो करती, ना वो पर्टिकुलर एरिया ग्रो करता है, एंड स्पेशली जो आपका पैसा है वहाँ पे फंसा रहता है, ना उसमें कोई वैल्यू एप्रिसिएशन हुई होती है, स्पेशली उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कोई बायर ही नहीं मिल रहा होता है, और इस कंडीशन में आपको जो पैसा है वो फंसा रहता है। एंड हियर कम्स द लिक्विडिटी प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिंग। कंपनी की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, लेकिन कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। एंड एंड में होता क्या है, स्टार्टअप के साथ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, वो स्टार्टअप में पैसा डाल के उसकी वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा पहुंचा देते हैं, एंड आईपीओ के थ्रू स्टेक को बेचने की कोशिश करते हैं। बट आईपीओ में होता क्या है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, और इवन मार्केट में उनका आईपीओ जो है फेल हो जाता है। और इवन अगर फेल नहीं होता है तो 5-6 महीने 1 साल बाद उसकी जो शेयर की वैल्यू है वो नीचे आ जाती है। एंड पेटीएम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। जहां पेटीएम ना तो प्रॉफिटेबल हो पा रहा था, बट मार्केट में लिस्ट हो गए थे बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे, वहीं आज 1 साल बाद उनकी शेयर की वैल्यू है बहुत डाउन हो चुकी। अब क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं जनरेट करा तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और इससे होता ये है कि जो वैल्यूएशन इस समय बहुत हाई होती है वो नीचे गिर जाती है। एंड दैट इज हाउ स्टार्टअप वर्ल्ड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सक्सेस की जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वन इन्वेस्टमेंट भी सफल हो जाती है तो आपके पैसे को बहुत गुना मल्टीप्लाई करके देती है। एंड जो अनुपम मित्तल ने ओला में इन्वेस्ट करा था, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई है। बट अगर वो स्टार्टअप अच्छा नहीं करता है और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो एक समय पर आकर के स्टक हो जाता है, और वैल्यूएशन को लिक्विडिटी ना मिल पाने की वजह से एंड में वो जो स्टार्टअप है इवेंचुअली फेल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में, कैसे चीजें काम करती हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, एंड स्पेशली इन्वेस्टिंग के थ्रू पैसा कैसे मल्टीप्लाई होता है स्टार्टअप वर्ल्ड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।